अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बात करते हैं यार यूजेस क्या क्या है कॉनकेव मिरर का। देखो पहला चीज़ तो तुम जो टॉर्च है तुम्हारे पास, सर्च लाइट, ये सब चीज़ों में तुम इस्तेमाल करते हो कॉनकेव मिरर का। एंड देन जो दाढ़ी बनाते हुए तो आईना इस्तेमाल करते हो ना, सेविंग मिरर, वहाँ पे तुम देखते हो वो है कॉनकेव मिरर। एंड देन जो डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी एक कॉनकेव मिरर होता है। दैट्स इट। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है कॉनकेव मिरर को। अब बढ़ते हैं कि कैसे फॉर्म होता है इमेज कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पे, वो जानने। देखो यहाँ बहुत सिंपल है, हमें बस जानना है कि अगर हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, और अगर हम पोल और इन्फिनिटी के बीच पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा। तो मैं लग रहा होगा कि अरे यार वहाँ तो 6 था, यहाँ 2 क्यों है। तो अगर तुमने ध्यान से देखा है कॉन्वेक्स मिरर को, तो मिरर के आगे में ना फोकस है ना सेंटर है, ये दोनों पीछे की तरफ है। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट को तुम रखोगे कहाँ, ये तो पता है तुम्हें कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के आगे रखा जाता है। या तो तुम इन्फिनिटी पे रखोगे या पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, पहले बात करते हैं कि अगर तुम रखते हो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगा। दो पैरेलल लाइन सीधा जाएगा, मिरर से टकराने के बाद एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, और ये जाके कहीं भी मीट नहीं करेगा, राइट। और मैंने क्या बताया, जब कोई लाइन डायरेक्टली मीट नहीं करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर कहीं तो मीट कर रहा है। तो हमारा पहला रूल क्या था बताओ तो। अगर तुम कोई भी लाइन को पैरेलल लेके जाते हो तो वो फोकस पे इमिट करेगा, चाहे वो बिहाइंड द मिरर करे या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर करे। तो यहाँ फ्रंट ऑफ द मिरर तो कर नहीं रहा है, कहाँ कर रहा है, बिहाइंड द मिरर। समझ गए मतलब। इतना घुमा फिरा के मैं तुम्हें इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम पैरेलल लाइन को सीधा पास करते हो तो ये जो डॉटेड लाइन है ये फोकस पे जाके मिलेगा, यानी कि तुम्हारा इमेज बनेगा फोकस पे। तो तो तुम्हें पता चल गया कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, फोकस और बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ द इमेज बहुत ही छोटा होता है, हाईली डिमिनिश। और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। देखो बहुत सिंपल है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में चाहे इन्फिनिटी पे रखो या पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखो, वर्चुअली बनेगा और इरेक्टेड ही बनेगा। तो सीधा बात है, अब अगर तुम इन्फिनिटी और पोल के बीच रखते हो तब कहाँ बनेगा। दो लाइट रेस को पास करना हमें, पहला तो पैरेलल जाएगा और वो जाके फोकस पे मिलेगा, राइट, ये तो तुम्हें पता है। अब दूसरा लाइन कहाँ से जाएगा इसको लेकर कन्फ्यूज मत होना। देखो पहला लॉ तो हमने फुलफिल कर लिया है कि अगर तुम सीधा पास करते हो फोकस में जाता है। तो बचा क्या, अब पोल और सेंटर। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेके जाएंगे जिसे हम मान के चलते कि ये लाइन ना जाके सेंटर पे जाके टच करेगा। तो शायद ये थर्ड रूल था कि अगर तुम लाइन को सेंटर पे लेके जाते हो तो क्या होता है, वो वापस चला जाता है जिस लाइन से वो आया था उसी पे। तो देखो क्योंकि सेंटर तो आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ है, तो हम मान के चलते ये जो लाइन है ना ये जाके सेंटर पे तो मीट कर रहा होगा बिहाइंड द मिरर। बट इन रियलिटी क्या हो रहा है, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके जिस लाइन से आया था उस लाइन से वापस चला गया। बट ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है हमें इतना पता करना था कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो जहाँ ये दोनों लाइन मीट कर रहे हैं यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहा है, पोल और फोकस के बीच में, यानी कि बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और साइज़ कितना है इसका, तो ऑब्जेक्ट से छोटा ही है तो हम इसे कहेंगे डिमिनिश। अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है तो हम कहते हैं इनलार्ज, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसे हाईली इनलार्ज कहते हैं, और बहुत छोटा होता है तो उसे कहते हैं हाईली डिमिनिश। तो ये बहुत छोटा तो नहीं है, छोटा है तो डिमिनिश कहेंगे। और आखिरी चीज़ नेचर ऑफ द इमेज मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं कि यूजेस क्या है कॉन्वेक्स मिरर का। पहला चीज़ तो देखो, गाड़ी देखा है तुमने, कार, बाइक्स, चाहे तुम ट्रक्स, बसेस, उसके पास में जो ड्राइवर बैठता है उस सीट के पास में एक मिरर लगाया होता है, उसे कहते हैं रेयर व्यू मिरर। इससे ना पीछे क्या हो रहा है वो देख पाता है ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर जो भी पीछे में हो रहा है उसका इमेज मिरर पे देख पाता है। और सबसे खास बात ये है कॉन्वेक्स मिरर का कि कोई भी चीज़ जो बहुत दूर है ना वो भी तुम्हें बहुत ही पास दिखता है मिरर के अंदर। तो कोई जो एक्सीडेंट होने का चांसेस है वो बहुत ही कम रहता है। देखो बुक के अंदर में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था इसीलिए कि ऐसा कौन सा मिरर है ना जो बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट को फुल लेंथ यानी कि मिरर के अंदर पे पूरी तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा होता है तो मिरर के अंदर में उसका जो इमेज तो छोड़ो, ऑब्जेक्ट ही पूरी तरीके से नहीं आ पाता है, तो इमेज का तो बात ही नहीं उठता है। तो बट देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके अंदर में जितना भी बड़ा हो ऑब्जेक्ट उसका इमेज आ जाता है। इसका एग्जांपल देखो, अब देखो आगरा फोर्ट पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस मिरर पे तुम लिटरली देख सकते हो ताजमहल को, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है आगरा फोर्ट से। तो
सो इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर दूर की चीज़ों को सामने बहुत ही छोटा करके दिखा सकता है हमें। दैट्स इट। अभी एक नया टॉपिक पे बढ़ता है, साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। देखो अभी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में तो मैं न्यूमेरिकल्स तो कराऊंगा नहीं, बट समझाऊंगा कि कैसे तुम न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स का वीडियो अलग से आएगा, वो डिपेंड करता है कि तुम इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो, कितना पसंद करते हो, कितना लाइक करते हो और कितना शेयर करते हो। तो यार वीडियो बनाने में तुम्हें पता है बहुत है, और एनिमेशन तो तुम देख ही रहे हो। इतना कम समय में जितना हो सके कर रहा हूँ, ठीक है। करने में तो मैं बहुत ज़्यादा भी कर सकता हूँ, बट टाइम को देखते हुए जितना एनिमेशन ज़रूरत है उतना ही कर रहा हूँ। बट अगर तुम लोग सपोर्ट करते हो तो आगे बहुत कुछ हम कर सकते हैं एक साथ मिल के। तो यार एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट दिल से करना। दैट्स इट। तो जो साइन कन्वेंशन है इसके अंदर में तुम्हें समझना है कि जो मिरर्स होता है ना उसके अंदर में नेगेटिव साइन कहाँ आता है और पॉजिटिव साइन कहाँ आता है। तो इसके लिए ना तुम्हें मिरर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो देखो मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव साइन होगा और मिरर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन होगा, और मिरर के ऊपर भी पॉजिटिव होगा और नीचे भी नेगेटिव होगा। याद रहेगा कहा मैंने क्या बताया, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। हाँ इतना जान लिए, अब दो नई चीज़ तुम्हें जानना है। तुम मिरर के आगे कोई सामान रखोगे जिसे तुम कहोगे ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा उसे कहोगे तुम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि रिप्रेजेंट होगा स्मॉल h से, ठीक है। अब तुम्हें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, बट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज भी बनाएगा, तो इमेज का हाइट कितना है इसे कहोगे तुम हाइट ऑफ द इमेज, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल h डैश से, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पोल है ना यहाँ से लेके जहाँ तुमने ऑब्जेक्ट को रखा है इसे कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। मैं एक यू बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये न्यूमेरिकल्स पे काम आएगा। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो न्यूमेरिकल्स भाई साहब फिजिक्स के आसान है, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना भाई साहब तो न्यूमेरिकल्स करने का फ़ायदा नहीं है। तो ध्यान दो, पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस डिस्टेंस को कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। और एग्जैक्ट सिमिलरली पोल से लेके इमेज जहाँ में बन रहा है वो जो डिस्टेंस है ना उसे कहता है इमेज डिस्टेंस, जो रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। तो ठीक है, तो यही चार चीज़ें तुम्हें जानना था, ठीक है। स्मॉल एच क्या होता है, स्मॉल एच डैश क्या होता है, और यू क्या होता है, और बी क्या होता है, और आई गेस तुमने जान लिया है। और एक चीज़ तुम्हें फोकल लेंथ के बारे में तो पता होगा ही, फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। और क्या है, इतना ही तो जानना था। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर का पहला फॉर्मूला को समझने, जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो अब मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम ये चीज़ समझने में इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पे रखते हैं ना तो उसका इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, और उसका फोकस क्या रहेगा, फोकल लेंथ क्या रहेगा, एंड ऑन। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, वो न्यूमेरिकल्स करके क्लियर होगा। तो इसका फॉर्मूला ये है 1 डिवाइडेड बाई वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो। अब बढ़ता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखो अगर कोई भी चीज़ को तुम्हें बड़ा करके देखना है दैट्स कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो इमेजेस को बड़ा करने में मैग्नीफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फिर अगर तुम्हें एग्जाम में आ गया, न्यूमेरिकल्स आ गया कि मैग्नीफिकेशन करके दिखाओ, तो इसका फॉर्मूला ये है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत आसान है, जो कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एच डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल एच, दैट्स इट। बट देखो इसका और एक फॉर्मूला है। मान लो कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, तो अब तुम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जो है बराबर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज के। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एच आई डैश डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ना मैग्नीफिकेशन करने दिया गया है बट वहाँ पे हाइट के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है, डिस्टेंस के बारे में मेंशन है ना, तो उस डिस्टेंस के फॉर्मूला से तुम हाइट निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है हाइट और डिस्टेंस
का फॉर्मूला लगभग सेम ही है, बस माइनस का डिफरेंस लगा दोगे तो दैट्स सिमिलर। सो इतना था पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में। न्यूमेरिकल्स नहीं कराया, आगे जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो अलग से आएगा उधर देखेंगे, बट रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है भाई। अब बढ़ते हम रिफ्रैक्शन के और, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन यानी कि बेंड होना, किस चीज़ का? लाइट का। और किसका? और क्यों बेंड होता है? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तब वो बेंड होता है। और अगर तुम्हें समझना है कि रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है तो तुम्हें चाहिए उसके लिए लेंस, दैट्स इट। देखो इस पिक्चर को देखो, ग्लास के अंदर में पेंसिल थोड़ा अलग दिख रहा है, क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, राइट। बेंड हुआ क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, पहले एयर पे था फिर ये वाटर पे आ गया। तो एक सवाल उठता है अब, बेंड होता है ठीक है, बट कितना बेंड होता है यार? एक लिमिट तो होता होगा। तो देखो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम के ऊपर। थोड़ा डिफिकल्ट था, कंफ्यूज कर दिया मैंने, राइट? कोई बात नहीं, आसानी से समझता है। तो देखो अगर लाइट किसी मीडियम पे एंटर करता है या फिर ट्रैवल कर रहा होता है और उसका स्पीड वहाँ पे कम जाता है ना, तो उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। और इसका एकदम अपोजिट, अगर लाइट किसी मीडियम पे ट्रैवल कर रहा है या एंटर कर रहा है और उसका स्पीड बढ़ गया तो उसे कहेंगे रेयर मीडियम। अब ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि वो मीडियम क्या है। जैसे कि एयर पे ज़्यादा स्पीड होता है लाइट, और वहीं पे वाटर पे उसका जो स्पीड है वो कम होता है। तो तुम कह सकते हो कि अगर यहाँ पे देखो एयर से अगर वाटर पे रिफ्लेक्ट होके जाता है ना लाइट, तो क्योंकि ये रेयर से डेंसर में आ रहा है तो बेंड होके ये नॉर्मल की तरफ आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना। अगर रेयर से डेंसर पे आएगा ना लाइट तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल लाइन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, इस तरफ ज़्यादा झुकेगा। और वहीं पे अगर डेंसर से रेयर पे जा रहा है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब स्पीड बढ़ गया है इसका। तो जब स्पीड बढ़ेगा तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो समझ गया, रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर। क्योंकि देखो ऑप्टिकल डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ लाइट का स्पीड कम हो जाता है, और जहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है वहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। अब जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताया, समझाया, इन्हें करके देखते हैं फिर। हैं दीदी, क्या करके देखते हैं? एक्सपेरिमेंट यार, तुम्हें क्या लगा? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या सही में जब ट्रैवल करता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे तो क्या उसका स्पीड चेंज होता है, और क्या स्पीड चेंज होने के कारण उसका जो बेंडिंग पॉइंट है वो भी वेरी करता है क्या? हाँ देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने एक रेक्टेंगुलर ग्लास है जिसके अंदर पानी है, और बाहर पे पता है क्या होगा? बाहर पे हवा ही होता है भाई। वही तो फूकते हैं हम, आई मीन फूकते हैं क्या हवा को? नहीं, हवा को तो हम सूंघते हैं, फूकते तो माले, आई मीन, ठीक है। सो पहले क्या हो रहा है, एक नॉर्मल लाइट इस ग्लास के अंदर एंटर कर रहा है, तो जो एंटर कर रहा है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ये तुम्हें पता है। उसके बाद ये एंटर करने के बाद मीडियम चेंज कर रहा है, एयर से वाटर पे आ रहा है, तो अब रिफ्रैक्शन करेगा यानी कि बेंड होगा, ठीक है। तो बेंड होने के बाद देखो इसने अपना डायरेक्शन बदल लिया। अब यहाँ पे देखो दो लाइट अलग अलग से गया, एक जो बेंड होने के बाद सीधा लाइट है इसे कहते हैं नॉर्मल। आगे हमने देखा भी था, अगर रेयर से डेंसर पे आता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहा जाता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के पास जाता है। और अगर लाइट एंटर करते हुए डेंसर से रेयर पे जाता है ना तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर जाता है। तो ये पहला लाइट था जिसे कहते हैं नॉर्मल, जो कि सीधा रहता है। और एक देखो डॉटेड लाइन है, ये बता रहा है कि देखो अगर ये लाइट ना सीधा जा रहा होता, कोई मीडियम पे ट्रैवल नहीं करता, तो वो बस सीधा जाता। बट क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हुआ है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल किया है, तो थोड़ा सा बेंड हुआ। अब बेंड होने के बाद देखो ये नीचे गया, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। देखो कब? जब ये लाइट इस ग्लास से बाहर निकलेगा तो ये बेंड होगा, और बेंड होते हुए ये इस बार ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार ये डेंसर से रेयर पे आ रहा है। तो तुम पीछे देख सकते हो, जब भी डेंसर से रेयर पे आता है तो नॉर्मल से ये दूर जाता है, जो कि ये जा भी रहा है, ठीक है। 3 रेज बनता है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में। पहला इंसिडेंट रे, यानी कि जब ग्लास के अंदर एंटर कर रहा होता है, पहला रे दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे। और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद नीचे जा रहा होता है। और आखिरी है जो फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होने के बाद ग्लास से जो निकला हुआ रे, इसे कहते हैं इमर्जिंग रे। हाँ तो ठीक है, ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया क्यों, इसका नतीजा क्या निकला? देखो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें ये पता चला कि लाइट का स्पीड चेंज होता है ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। देखा हमने, पहले एयर पे था, फिर जब वो वाटर पे गया
तो वो बेंड होके नीचे की तरफ गया। फिर जब वो वाटर से एयर पे आया तो फिर वो बेंड हुआ और ऊपर की तरफ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका स्पीड चेंज हुआ। स्पीड क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हुआ, यानी कि पहले मीडियम अलग था, फिर मीडियम कुछ अलग हुआ और फिर मीडियम कुछ अलग हुआ। सो रिकॉल करते एक बार हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंड कितना करता है ये डिपेंड करता है उसके स्पीड के ऊपर। स्पीड यानी जो लाइट घुस रहा है किसी भी मीडियम पे उसका स्पीड कितना है, और ये स्पीड फिर डिपेंड करता है कि किस मीडियम पे रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है मीडियम का उसके ऊपर डिपेंड करता है स्पीड। अब यहीं पे रुक जाओ यार, रुक जाओ। न्यूमेरिकल्स का नाम है फिजिक्स में, राइट है। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के बिना तो चलता ही नहीं ना। तो अब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी मैं बता रहा हूँ जिसके ऊपर स्पीड डिपेंड करता है और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है बेंडिंग ऑफ लाइट, इसमें एक चीज़ को हटा के नया चीज़ लाते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो मैं कह रहा हूँ ना पहले से, इसे हटा के अब हम कहेंगे इसे रिफ्रैक्शन इंडेक्स। मैं तुम्हें इतने देर से ऑप्टिकल डेंसिटी इसलिए कह रहा था कि तुम समझ पाओ कि कॉन्सेप्ट क्या है, बट प्रैक्टिकल लाइफ पे आता है। न्यूमेरिकल्स करना है, तो न्यूमेरिकल्स अगर करना है तो ये बात जान लो, बेंडिंग ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है कि उस मीडियम का, यानी कि जिस मीडियम पे लाइट ट्रैवल करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब जैसे कि देखो तुम्हारे बुक के अंदर में ना कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, उसके बाद वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। और इसमें से सबसे खतरनाक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है डायमंड का 2.42, यानी कि लाइट मुश्किल से ही डायमंड के अंदर ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है इसके अंदर में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चीज़ है। तो लाइट तो इधर ट्रैवल नहीं कर पाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। अगर ट्रैवल करता भी है तुम्हें आंखों से तो नहीं दिख पाएगा भाई। तो मैंने अब तुम्हें रिलेट तो करवा दिया ना कॉन्सेप्ट को कि लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से एक साथ काम करता है। अब थ्योरेटिकली देख लो कि क्या है एग्जैक्टली डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तुम मेज़र कर सकते हो क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट कितना होता है किसी भी मीडियम के अंदर में जब वो ट्रैवल करता है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दैट्स इट। और मैंने बताया स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है पूरी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो सिंबॉलिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रेजेंट किया जाता है एन से, और जो इसका फॉर्मूला है उसके ऊपर ध्यान दो, 3 फॉर्मूला है, ठीक है। एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 1 और मीडियम 2। जब तुम कोई चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ना तो सिर्फ एक का नहीं निकालोगे, रिफ्रैक्शन होते हुए 2 मीडियम होता है, ठीक है। तो देखो मान लो तुम्हारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना मीडियम 1 पे कितना होता है वो, तो तुम्हें बस अब निकालना है कि मीडियम 2 के अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। तो अगर मीडियम 1 गिवन है और तुम्हें बस निकालना है मीडियम 2, तो तुम इस्तेमाल करोगे N2। देखो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, N यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना किसका, 2 का निकालना है। इफ़ मीडियम 1 इज़ गिवन, मतलब अगर 1 का गिवन है तो 2 का कितना होगा, उसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जो तुम सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से लिखोगे v1 डिवाइडेड बाय v2। और इसका बिल्कुल अपोजिट ले लो, अगर क्वेश्चन पे गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, तो क्या करोगे तुम, n लिखोगे, और जो हमें फाइंड करना होता है ना वो आगे लिखते हैं n के साथ। तो n1 निकालना है इस बार इफ़ गिवन 2, ठीक है। अगर 2 गिवन है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ n1 2 का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और जो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे v2 डिवाइडेड बाय v1। ये जो 2 तुमने अभी देखा फॉर्मूला, इसे कहता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। बट क्वेश्चन में ना कभी कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछता है। एब्सोल्यूट यानी कि देखो अगर क्वेश्चन के अंदर में कहीं भी मेंशन है एयर और वैक्यूम के बारे में कुछ भी, तो समझ जाना कि ये बात कर रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना एयर और वैक्यूम के अंदर में बराबर रहता है, याद रख लेना 3 × 10⁸, ठीक है। ये है स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम और एयर के अंदर पे। तो अगर क्वेश्चन के अंदर पे गिवन है स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम का, तो तुम इस्तेमाल करोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसका फॉर्मूला है nm इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, विच इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय c डिवाइडेड बाय v,
ठीक है। सी ऑब्वियस सा बात तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं भी होता है, मैंने वैल्यू बता दिया तुम्हें कि क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू, और जो दूसरा मीडियम होगा जो कि क्वेश्चन में निकालने कहा जाएगा तुम्हें, वो तुम निकाल लोगे अगर तुम्हें पता है एयर का स्पीड कितना है या फिर वैक्यूम का स्पीड कितना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए। अब इससे थोड़ा सा रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, राइट। वहाँ हमने क्या देखा था, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक साथ रहता है। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है। जब भी रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एक साथ रहता है एक ही प्लेन के अंदर में, ठीक है। अब फिर दूसरा लॉ क्या था वहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था ना वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि आई इज इक्वल्स टू आर। यहाँ में भी ना सेम ही है। देखो आई और आर तो इक्वल होगा बट उसका एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उसका जो एंगल का जो रेशियो होगा ना, उसका जो आंसर होगा ना वो सेम होगा या कांस्टेंट होगा। देखो कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। देखो ये जो लॉ है यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ ए साइन ऑफ ए एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। क्या कहना चाह रही है, देखो ये क्या है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। वहाँ मैं ये चीज़ बोल रहा था कि साइन आई जो होगा वो अगर तुम डिवाइड करते हो साइन आर से तो वो कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट है। हाँ समझ गया ना। हाँ नहीं समझे, कोई बात नहीं, अब इस एग्जांपल के साथ जरूर समझ जाओगे। देखो यहाँ में तुम्हारे सामने 3 जगह में रिफ्रैक्शन हुआ है, अलग अलग एंगल से हुआ है, ठीक है। कहीं 30 डिग्री से हुआ है, कहीं 60 डिग्री से हुआ है, कहीं 50 डिग्री से हुआ है। बट मुद्दा वो नहीं है। देखो अगर मैं इनका जो एक साइन आई बाई डिवाइडेड बाई साइन आर का जो वैल्यू निकालता हूँ ना, तो देखो जो फर्स्ट 2 है उसमें सिमिलर होता है और तीसरा वाला में अलग है। बट अभी तो हमने पढ़ा ना कि अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करते हो तो उसका वैल्यू सेम आएगा। बट तुमने पूरा नहीं पढ़ा हुआ और मैंने भी पूरा बताया नहीं तुम्हें, जस्ट बिकॉज अभी मैं उसे बताऊंगा। देखो ऐसा कब होगा कि तुम जब जो साइन आई और साइन आर को डिवाइड करोगे ना तो उसका वैल्यू कांस्टेंट या फिर सेम तब आएगा जब लाइट का जो कलर है ना वो सेम रहेगा और 2 मीडियम जो इसमें तुम ट्रैवल करवा रहे हो वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल है वहाँ पे दोनों मीडियम सेम है, नॉर्मल वाटर है। बट जो तीसरा मीडियम है वो देखो है तो एयर से वाटर ही बट वो कोल्ड वाटर है। तो कोल्ड वाटर में फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है, इसके वजह से वहाँ में वैल्यू भी अलग आया। बट जो आगे 2 थे उसका वैल्यू सेम आया है। तो सिंपली ये लो यही कहना चाह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो निकालोगे ना वो कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा, जब तुम्हारा लाइट जिससे तुम पास कर रहे हो, रिफ्रैक्शन कर रहे हो, उसका कलर सेम होगा और जिस मीडियम पे तुम रिफ्रैक्शन कर रहे हो वो भी सेम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम अलग मीडियम पे करोगे तो सेम आएगा, नहीं। 2 मीडियम अगर सेम होते हैं तो उनका जो वैल्यू होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा यानी सेम रहेगा। और ये जो मैंने तुम्हें पूरा बताया ना सेकंड लॉ, इसी को कहता है स्नेल्स लॉ, ठीक है, याद रहेगा। तो ठीक है ना यार, तुम समझ गए अब स्नेल्स लॉ क्या है। जब कांस्टेंट वैल्यू रहता है डिवाइड करने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो उसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। और कब कांस्टेंट रहेगा, जब जो मीडियम है वो सेम रहेगा और कलर सेम रहेगा उस मीडियम पे लाइट का, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, छोटा सा चीज़ है, ये जो वैल्यू निकल रहा है ना फिक्स्ड वैल्यू जिसे तुम कांस्टेंट कहते हो, इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। यानी कि जो फिक्स वैल्यू तुमने निकाला ना स्नेल्स लॉ से, वो फिक्स वैल्यू और कुछ और नहीं, तुम निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जब तुम न्यूमेरिकली इसे करोगे तुम स्नेल्स लॉ से क्या निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कनेक्ट कर दिया ना मैंने, फिर से न्यूमेरिकल्स पे ही मदद देगा फिर से, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से क्या निकाल सकते हो तुम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला तुम्हें पता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, दैट्स इट।